मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय पाठक, योर फिजिक्स टीचर। तो आज मैं आपको क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसके आगे मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को। ठीक, हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी डेली लाइफ में 3 तरह की सरफेस होती हैं। एक होती है 1 डायमेंशनल, दूसरी होती है 2 डायमेंशनल और तीसरी होती है 3 डायमेंशनल। जो 1 डायमेंशनल होती है हम उसको लाइन भी कहते हैं, उसमें सिर्फ लेंथ होती है। जो 2 डायमेंशनल होती है हम उसको सरफेस बोलते हैं, कोई भी एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एरिया निकाल सकते हैं हम उसका। और जो 3 डायमेंशनल होती है और उसमें तीनों चीज़ होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक, या उसको ये कह सकते हैं, हम उसको तीनों एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पे। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म हो जाएगा। मैं अपने टॉपिक पर लौट के आता हूँ वापस। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला टॉपिक है हमारा। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी भी लाइन पर या किसी वायर पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो लेमडा है ये क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। लेमडा इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप डेंसिटी जनरली पढ़ते थे वो क्या होता था, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम ये कौन सी डेंसिटी है, ये वॉल्यूम वाली डेंसिटी है। ठीक है, अगर मैं रो इज इक्वल टू एम अपॉन एल करूँगा, ऐसा एक हम 11th क्लास में था ऐसा एक न्यूमेरिकल, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में था, मुझे अच्छे से ध्यान है। तो वहाँ पर एम अपॉन एल करना पड़ता था लाइन चार्ज लाइन डेंसिटी के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ पर एम ना होकर यहाँ पर क्यू होगा, तो क्यू अपॉन एल हो जाएगा लाइन चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी आप लोगों ने जो पढ़ा है वो डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू मास होती है किसी ऑब्जेक्ट के। अब यहाँ पर जो हम डेंसिटी पढ़ेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू चार्ज पढ़ेंगे। तो कोई भी चार्ज है किसी लाइन पर तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, लाइन चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी एल। अब ये डी क्यू क्या है, ये डी क्यू स्मॉल चार्ज है। अब देखो यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है छोटा सा। ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर जनरली स्फेरिकल उनका क्रॉस सेक्शन होता है। उनका जो क्रॉस सेक्शन आप लोग समझते हो, उसका जो एंड पॉइंट है वो इस तरह से होता है ना कंडक्टर। तो सिरों पर जो उसका एरिया होता है वो स्फेरिकल है यहाँ पर। ठीक, तो मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट, यहाँ देखिए मैंने छोटा सा एलिमेंट डी एल कंसिडर किया है उस बड़ी वाले कंडक्टर का। अभी हम डी एल का निकाल लेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट करके पूरे का निकल जाएगा। ये बात हम 11th में करते थे ऐसे। ठीक, तो मैंने उसका स्मॉल एलिमेंट लिया है डी एल। तो डी एल का चार्ज क्या होगा, डी क्यू। जब पूरे का चार्ज क्यू है तो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज क्या होगा, डी क्यू मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले से इससे डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। तो डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस डी एल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि ये डी एल एलिमेंट है ये इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कूलॉम्स लॉ यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K क्या होता था, 1/4πε0, यही तो होता था। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Q1 मान लीजिए इस वाले Q नॉट को, और Q2 क्या हो जाएगा, ये डी क्यू इस एलिमेंट का चार्ज। ठीक है, तो वहाँ से हम, और बीच की डिस्टेंस तो आर है ही, बाकी सारी चीज़ तो सेम है। तो मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो देखो अगर मुझे इस लेमडा पूरे के लिए चाहिए, मुझे लेमडा अगर पूरे होल कंडक्टर के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। स्मॉल एलिमेंट के लिए पूरे के लिए चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2πr। 2πr क्यों होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर या कोई रिंग है। अच्छा, 2πr भी एक्चुअल में क्या है, लेंथ है। हम लोगों ने सर्किल पढ़ा होगा, तो सर्किल में जो 2πr होता था वो क्या होता था, ये जो 2πr इसका सरकमफरेंस, मतलब लेंथ ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड सरकमफरेंस, यही तुम जानते हैं। तो ये 2πr भी क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अगर ये सर्कुलर शेप में नहीं है कंडक्टर, लेंथ में है, लंबाई में है, तो यहाँ पर 2πr के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी पूरी उसकी।
ठीक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना सर यहाँ 2πr क्यों लिखा है। 2πr इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बुक में इसको एक रिंग कंसिडर करके चले हैं, तो रिंग की लेंथ क्या होती है, उसका सरकमफेरेंस उसका 2πr, इसलिए यहाँ 2πr है। अगर सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसा एक न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी बुक में, और ये कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, उससे मतलब r दूरी पर कोई चार्ज Q0 रखा है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा या यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे आगे चल के, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था F = 1/4πε0 Q0 dq/r²। तो यहाँ से मैंने Q0 और 4πε0 बाहर ले लिया, dq की जगह मैंने लैम्डा इंटू dl रख दिया, तो लैम्डा dl/r², तो ये हमारा आंसर हो गया। ये r कैप क्यों लगाया, ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के लिए मुझे यहाँ पर वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा f के ऊपर। ठीक, अब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो FL/Q0 यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप एकदम नया टॉपिक है, इससे पहले ये कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको इसको 2-3 बार कम से कम पढ़ना होगा। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस S। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को उन्होंने क्या लिया है, सिग्मा लिया है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। इस शेप को, जो ये शेप है, इसको सिग्मा, SIGMA, सिग्मा। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी, Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और DS चार्ज है, मतलब सरफेस है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक, तो हमने कोई यहाँ सरफेस कंसीडर किया, ये सरफेस S है टोटल, इसका स्मॉल एलिमेंट DS ले लिया हमने, तो स्मॉल एलिमेंट DS का चार्ज क्या होगा, DQ होगा, और DQ बराबर किसके होगा, यहाँ से देखेंगे तो सिग्मा इंटू DS के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो हमें DQ चाहिए और हमारा Q0 चाहिए, तो फोर्स निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, दो चीज़ चाहिए बस। तो अगर हमें सिग्मा की पूरी वैल्यू चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, Q/DS का इंटीग्रेशन हो जाएगा S मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है, किसी सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर यहाँ लिखा हुआ है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ से ये हमारा आ गया सिग्मा। अगर हमें कहीं पूछा जाए तो हमें जनरली इसमें ज़रूरत क्या किसकी होती है, फोर्स की, तो फोर्स कैसे निकलेगा, DQ इंटू Q0, जो वही फॉर्मूला है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना हम लोगों को, ये फॉर्मूला वही है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 एज इट इज रख दिया है, 1 का मल्टीप्लाई Q1 Q2 से करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक DQ है और दूसरा चार्ज Q0 है, जो यहाँ से r डिस्टेंस पर, ये Q0 है, r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक, ये Q0 है, इसको Q0 लिखेंगे इस वाले चार्ज को, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज Q0 है। ठीक, टेस्ट चार्ज बोलते हैं Q0 को, ये बहुत स्मॉल चार्ज होता है। ठीक, तो फोर्स यहाँ से निकल जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, Q0/4πε0 को बाहर निकाल लेंगे, इसमें से अंदर बचा DQ, और DQ को हम ऊपर से यहाँ से DQ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा S, सिग्मा डेल्टा S यहाँ रख दिया है DS, और DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर होल सरफेस, अब इसको तो छोटे वाले एलिमेंट के लिए है, ये अंदर वाला जो पार्ट है पूरे एलिमेंट के लिए इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस इंटीग्रेशन होगा भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर इंटीग्रेशन इसके नीचे S लिखा है मैंने, इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन 3 तरह के होते हैं मैथमेटिक्स में, एक तो होता है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में इंटीग्रेशन एक बार होता है, सरफेस इंटीग्रल में इंटीग्रेशन 2 बार होता है, dx dy दोनों एक्सिस के लिए, और वॉल्यूम इंटीग्रल में इंटीग्रेशन 3 बार होता है, dx dy और dz। ठीक है, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो शायद इनको पढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स में, जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसको थोड़ा समझेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन कभी भी होता है तो हमेशा इंटीग्रेशन 2 बार करना होता है हमें, एक तो x एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए,
और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में 3 बार करना होता है, एक एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला वो सेम रहेगा। चलिए तीसरे वाले पे आते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे आपको खुद से करना चाहिए था लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 3 डायमेंशनल सरफेस, मतलब किसी वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी बुक में जो लिया गया है वो स्फीयर लिया गया है, किसी स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम सबसे पहले उसका क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेके चलेंगे। तो उसका स्मॉल एलिमेंट वे तो हमने यहाँ पर स्फीयर लिया हुआ है उसका, तो स्फीयर का अंदर छोटा एलिमेंट लिया है तो ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू। स्मॉल एलिमेंट से इसका चार्ज क्या होगा, डी क्यू। और रो यहाँ पर ये क्या है, रो, आर एच ओ बोलते हैं इसको, रो। इसके बारे में यहाँ साइड में बताया है आपको, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपका जो आप इसको सिंपल डेंसिटी बोलते थे वो क्या होती थी, मास डेंसिटी होती थी। उसका एक्चुअल में नाम था मास डेंसिटी, क्योंकि वो विद रेस्पेक्ट टू मास निकाली जाती थी। लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू चार्ज निकाली जा रही है, इसलिए उसको बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम पर निकाली जा रही है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत ही सिंपल है, जो आपने 11th में पढ़ा है बस वही है। तो 11th में जो पढ़ते थे वो मास डेंसिटी होती थी, ये चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और उसमें भी वॉल्यूम वाली हो तो नीचे वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, और सरफेस वाली होगी तो नीचे सरफेस का डिवाइड करेंगे, और लाइन होगी नीचे एल का, लेंथ का डिवाइड करेंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम पर मीटर क्यूब, ठीक। तो सिग्मा रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। अब डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है डी क्यू की वैल्यू क्या है, रो इंटू डी वी। फिर से हम यहाँ क्या निकालेंगे, अगर मैं इसको, मुझे पूरे ये तो स्मॉल एलिमेंट की हो गई, इस वाले एलिमेंट की हो गई डी क्यू इक्वल टू रो डी वी। और मुझे पूरे की चाहिए डेंसिटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, और वॉल्यूम का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि किसी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है फॉर स्फेरिकल सर्फेस, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक। फोर्स निकालेंगे तो वही फॉर्मूला 1/4 पाई क्यू डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी हो जाएगा, ठीक। तो रो इंटू डी वी कर दिया, पूरे का चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, वो सब के लिए सेम होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों सरफेसेस का क्या हो जाएगा, ई वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वॉल्यूम वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ई तो अपॉन क्यू नॉट आता है, तो क्यू, इस वाले क्यू नॉट से क्या होगा, इस वाले क्यू नॉट से नीचे वाला जो क्यू नॉट है फॉर्मूले का, इससे एफ वाला क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ई बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो क्यू नॉट था वो तो इस वाले क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 1 बचेगा अब केवल, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 1। हाँ ले ले, यहाँ बचेगा 1, और अंदर वाला टर्म एज इट इज बचेगा, रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ वेक्टर ई लगाऊंगा तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगी आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तीनों में आएगा, ई वी में भी आएगा, ई एस में और ई एल में। तो मैंने उसको कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचेगा, इंटीग्रेट वॉल्यूम इंटीग्रेट रो अपॉन आर स्क्वायर डी वी आर कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये, हम यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ऐसी एस ई एस का क्या बचेगा, सरफेस इंटीग्रल सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस, क्योंकि यहाँ पर सबकी डेंसिटी अलग अलग है तो ऊपर वाला टर्म चेंज होगा,
और डेरिवेटिव चेंज होगा, यहाँ डी वी डी एस और यहाँ पर क्या आएगा, डी एल आएगा यहाँ पर। इसके बाद में हमको डी एल भी लिखना है, लेमडा के बाद में यहाँ डी एल लिखना है, डी एल, क्योंकि यहाँ पर एस है, यहाँ डी एस आएगा, यहाँ वी है, यहाँ डी वी आएगा, तो यहाँ एल है तो यहाँ डी एल भी साथ में आएगा। ओके, तो बताइए कुछ भी समझ में नहीं आए आप लोगों के तो आप मुझे मतलब मेरे पर्सनल नंबर पर बता सकते हैं, जहाँ मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। और अन्य स्कूल के बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो आप वहाँ पर इसको शेयर करिए। दूसरी बात, मैं न्यूमेरिकल कल दिए थे आप लोगों को करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल का आंसर मुझे नहीं बताया है, उसने सॉल्व किए नहीं किए। मैंने वीडियो बना दी सॉल्यूशन की तो आपने देख ली होगी, लेकिन आपको पहले मुझे बताना था कि सर हमने इस तरह से सॉल्व किया है, हमारा आंसर ये आ रहा है। वो बाद में सॉल्यूशन तो मिलेगा, लेकिन उस पर डिपेंड थोड़ी होना है, एग्जाम में सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा, एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ते रहिए।